नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। हम लोग इस वीडियो में क्रॉनिकल का अगला पार्ट देखेंगे। पिछला करंट अफेयर का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जाके जरूर देखिए। राज्य खनन तत्परता सूचकांक 2025 16 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय खनन मंत्रालय ने राज्यों की रैंकिंग के लिए भारत का पहला राज्य खनन तत्परता सूचकांक जारी किया। सबसे बड़ी बात याद रखिएगा, ये पहला है, पहली बार जारी किया गया है, तो इसको जरूर याद रखिएगा, पूछ सकता है किसी भी एग्जाम में। इस सूचकांक का उद्देश्य राज्यों को इस आधार पर मापना कि वह अपने गैर कोयला खनिज संसाधनों का प्रबंधन कितनी कुशलता और स्थिरता से करते हैं, जिससे खनन क्षेत्र में पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रतिस्पर्धा का एक नया युग शुरू होगा। SMRI 2025 ढांचे के तहत राज्यों को उनके खनिज भंडार के आधार पर 3 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। अब खनिज भंडार के आधार पर 3 श्रेणियां। ए श्रेणी है खनिज संसाधनों में समृद्ध राज्य कौन कौन से हैं। नंबर 1 पर मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात है। श्रेणी बी में मध्यम खनिज वाले राज्य हैं, मध्यम खनिज वाले गोवा, उत्तर प्रदेश, असम। और श्रेणी सी में सीमित खनिज संसाधन जिसके पास बहुत कम है, पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा है। अगला करंट अफेयर है बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2025 MPI। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 17 अक्टूबर 2025 को किसके द्वारा जारी किया जाता है? UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा जारी किया जाता है और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव द्वारा, मतलब दोनों मिलकर इसको जारी करते हैं। ओवरलैपिंग हार्डशिप्स पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजर्ड्स नामक शीर्षक है। इसका शीर्षक जो क्या है? ओवरलैपिंग हार्डशिप पॉवर्टी एंड क्लाइमेट हैजर्ड्स नामक शीर्षक है इसका। रिपोर्ट में पहली बार यह आकलन किया गया कि बहुआयामी गरीबी में रहने वाले आबादी 4 प्रमुख जलवायु खतरों जैसे भीषण गर्मी, सूखा, बाढ़ और वायु प्रदूषण की वजह से कितने जोखिम में है। जो बहुआयामी गरीबी है, जो उसमें रहने वाले लोग हैं, 4 प्रमुख खतरे हैं उनके लिए। भीषण गर्मी है, सूखा है, बाढ़ है और वायु प्रदूषण है। अगला है रिपोर्ट के मुख्य बिंदु। वैश्विक स्तर पर निर्धनता कितनी है? 109 देशों में 6.3 मिलियन आबादी में से 1.6 मिलियन मतलब 18.3 लोग चरम बहुआयामी निर्धनता में जीवन यापन कर रहे हैं। इनमें 43.6% लोग ऐसे हैं जिन्हें आधे या उससे अधिक MPI संकेतों में गंभीर वंचनाओं का सामना करना पड़ रहा है। इनमें 83.2% लोग मुख्य रूप से उप सहारा अफ्रीकी मतलब 565 मिलियन और दक्षिण एशिया 390 मिलियन रहते हैं। दुनिया की 80% से अधिक गरीब आबादी जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में रहती है। जहाँ जलवायु जोखिम वाला क्षेत्र ज्यादा है, वहाँ पे अधिक लोग गरीब लोग रहते हैं। दक्षिण एशिया में जलवायु जोखिम वाले क्षेत्रों में गरीबों की संख्या सबसे अधिक है। भारत में बहुआयामी गरीबी क्या है? आंकड़ा क्या है? भारत में बहुआयामी निर्धनता की दर 2005-6 की 55.1% से घटकर 2019 से 21 में 16.4% रह गई है। 2005-6 में कितनी थी? 55% और 21 में कितनी हो गई है? 16.4% रह गई है। इस अवधि के दौरान लगभग 414 मिलियन मतलब 41.4 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकाला गया है। तो आंकड़ा जरूर याद रखिएगा कि कितने लोग गरीबी के आंकड़े से बाहर, गरीबी से कितने बाहर निकले हैं। 41.4 करोड़, मिलियन में पूछे 414 और परसेंट कितना हो गया घट के? 16.4% हो गया है। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक क्या है? जारी करता UNDP और OPHI द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया जाता है। प्रथम संस्करण 2010 में जारी किया गया था इसका। पहला संस्करण 2010 में जारी किया गया था। उद्देश्य क्या है? केवल आय के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर जैसे कई आयामों के आधार पर गरीबी को मापना है इसका उद्देश्य। कभी एग्जाम में उद्देश्य भी पूछ सकता है, क्या होता है इसका? सूचकांक के 3 आयामों और 10 संकेतों पर आधारित होता है। 3 आयाम कौन कौन से हैं? स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर। स्वास्थ्य में पोषण, बाल मृत्यु दर, विद्यालय शिक्षा के वर्ष, स्कूल उपस्थिति, शिक्षा में, जीवन स्तर में स्वच्छ ईंधन, शौचालय, पेयजल, बिजली, आवास, संपत्ति आदि। नोट किया, भारत में MPI की गणना नीति आयोग द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? गरीबी सूचकांक का नीति आयोग द्वारा। आर्थिक सूचकांक 2025 हाल ही में सूचकांक को हेरिटेज फाउंडेशन और द वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा जारी किया गया है। यह विश्व के देशों में आर्थिक स्वतंत्रता की मात्रा को
मापने के लिए बनाया गया एक वार्षिक सूचकांक और रैंकिंग है। सूचकांक में भारत की स्थिति क्या है? 176 देशों में 53.0 स्कोर के साथ 128वें स्थान पर है। भारत कितने स्थान पर है? 176 देशों में 128वें स्थान पर आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में। कब का है ये? 2025 का। भारत की रैंक याद रखिएगा, ज्यादातर यही पूछता है कि भारत की रैंक क्या है। शीर्ष रैंक कौन सा है इसमें? सिंगापुर। सिंगापुर शीर्ष रैंक पर है, दुनिया की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बना हुआ है। और स्विट्जरलैंड और आयरलैंड क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की 26वें स्थान पर है। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था किसकी है? संयुक्त राज्य अमेरिका की। कितने स्थान पर है? 26वें स्थान पर है। इस सूचकांक के अनुसार करीब 89 अर्थव्यवस्थाएं कुल 50% अधिकतर अस्वतंत्र श्रेणी में है, जो विश्व स्तर पर आर्थिक स्वतंत्रता में ठहराव को दर्शाता है। हेनले पासवर्ड इंडेक्स, ये इंडेक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है इंडेक्स से सवाल। 15 अक्टूबर 2025 में 25 को ब्रिटिश कंसल्टेंसी फर्म हेनले पासपोर्ट हेनले एंड पार्टनर्स ने हेनले पासपोर्ट इंडेक्स सूचकांक 2025 वैश्विक रैंकिंग जारी किया। कौन जारी करता है? ब्रिटिश कंसल्टिंग फर्म है हेनले एंड पार्टनर्स ने। यह सूचकांक देशों के पासपोर्ट की शक्ति को वीजा मुक्त पहुंच के आधार पर मापता है। सूचकांक भारत की स्थिति क्या है? हेनले पासपोर्ट सूचकांक में भारत 57 गंतव्यों में वीजा मुक्त का आगमन या वीजा पहुंच के साथ 50वें स्थान पर है। कितने स्थान पर है? हेनले पासपोर्ट में भारत का स्थान 85वां है। जुलाई 2025 में 77वें स्थान से 8 अंक की गिरावट भारत को हुआ है। जुलाई 2025 में एक रिपोर्ट जो आई थी उसमें 77वें स्थान पर था, और वर्तमान में अभी जो है कितने स्थान पर है? 50वें स्थान पर है। पहले रैंक पर सिंगापुर है, 193 देशों के वीजा मुक्त। कहाँ है? 193 देशों के साथ इसका वीजा मुक्त है। उसके बाद दूसरा है दक्षिण कोरिया 190 देश के साथ, और तीसरा जापान है। लगभग ज्यादातर हेनले पासपोर्ट सूचकांक में जापान आगे रहता था, लेकिन वर्तमान में कौन आगे हो गया है? सिंगापुर। और टॉप 3 पूछे तो सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान। भारत की नीली अर्थव्यवस्था पर रिपोर्ट कौन जारी करता है? नीति आयोग जारी करता है। 13 अक्टूबर 2025 को नीति आयोग ने भारत की नीली अर्थव्यवस्था, गहरे समुद्र और अपतटीय मत्स्य पालन के दोहन की रणनीति पर एक रिपोर्ट जारी की है। उत्पादन में स्थान, भारत दुनिया का दूसरा बड़ा मछली उत्पादक देश है। ये आंकड़ा जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकता है कि भारत दुनिया का कौन से नंबर पे मछली पकड़ता है, तो बताइएगा दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश है। जिसका वैश्विक उत्पादन योगदान कितना है? 8%। आजीविका का आधार, मत्स्य पालन क्षेत्र लगभग 3 करोड़ लोगों की आजीविका का स्रोत है। जितने भी तटवर्ती समुद्र के तटवर्ती राज्य हैं, वहाँ के बहुत सारे लोग समुद्र में क्या करते हैं? मछली पकड़ते हैं, उस पर जीवन यापन करते हैं। निर्यात आय में वृद्धि, मछली और मत्स्य उत्पादन भारत की निर्यात आय वित्त वर्ष 2023-24 में दोगुनी होकर 60,523 करोड़ हो गई है, जो 2013-14 में 30,213 करोड़ थी। दुगनी वृद्धि हुई है। 2013-14 से लगभग 10 सालों में कितनी वृद्धि हुई? दुगनी वृद्धि हुई। भौगोलिक, भारत का विशेष आर्थिक क्षेत्र ईईजेड लगभग 20 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। देश की तट रेखा की लंबाई कितना हो गई है? 11,098 किलोमीटर। कितना है भारतीय तट रेखा की लंबाई? 11,098 किलोमीटर। ये भी आंकड़ा याद रखिएगा, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। भारत ईईजेड में अनुमानित मत्स्य उत्पादन लगभग 6.16 मिलियन तक आकी गई है। विशेष व अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बारे में जानते हैं। ईईजेड किसी तटीय देश के समुद्र तट से 200 समुद्री मील लगभग 370 किलोमीटर तक फैला हुआ क्षेत्र होता है। इस क्षेत्र में उस देश के समुद्री संसाधनों की खोज, दोहन, संरक्षण और प्रबंधन के विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि कब आया था? 1982 में। एक कानून है संयुक्त राष्ट्र समुद्र कानून संधि 1982 के तहत ईईजेड की अवधारणा को कानूनी मान्यता मिली है। नीली अर्थव्यवस्था क्या है? नीली अर्थव्यवस्था का तात्पर्य महासागरों, समुद्रों और तटीय क्षेत्रों में सतत उपयोग से आर्थिक विकास, रोजगार और आजीविका को बढ़ावा देने से है। यह अवधारणा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य
SDG 14 जीवन जल के नीचे से जुड़ा है। सतत विकास लक्ष्य जो 14 नंबर का है उसमें क्या है, जल ही जीवन है, अर्थात जीवन जल के लिए नीचे, जो समुद्री संसाधनों के संरक्षण पर बल देते हैं। इसमें प्रमुख क्षेत्र मत्स्य पालन, अपतटीय ऊर्जा, समुद्री पर्यटन, जहाजरानी, समुद्री जैव प्रौद्योगिकी और खनिज दोहन सम्मिलित हैं। आगे है इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी और भूमि पुनर्स्थापना पर ग्लोबल लैंड आउटलुक रिपोर्ट 2025। हाल ही में आबू धाबी यूएई में आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस में जारी की गई। अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ कहाँ आयोजन कहाँ हुआ, आबू धाबी यूएई में। इस रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD और वन्य जीवों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर अभिसमय CMS द्वारा संयुक्त रूप से तैयार की गई है। ये रिपोर्ट जो तैयार की गई है, रिपोर्ट के मुख्य निष्कर्ष क्या है? भूमि सतह परिवर्तन, पृथ्वी की लगभग 1/3 भूमि सतह पहले ही मानवीय गतिविधियों के कारण गहराई से परिवर्तित हो चुकी है। भूमि क्षरण का प्रभाव, पृथ्वी का 40% हिस्सा भूमि क्षरण से प्रभावित है, जिससे लगभग आधी मानवता सीधे तौर पर खतरे में है। नदियों पर प्रभाव, दुनिया की 60% से ज्यादा नदियों का मार्ग बदल दिया गया है या उन पर बांध बना दिए गए हैं। इससे मछलियों का प्रवास बाधित हो रहा है। उदाहरण मेकांग नदी। मेकांग नदी में मछलियों का प्रवास क्या हो रहा है, बाधित हो रहा है। तो ये पर्यावरण से संबंधित टॉपिक है, किसी भी एग्जाम के लिए तैयार रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर है UNCCD क्या है, इसका फुल फॉर्म आप लोगों ने अभी देखा, क्या है इसका फुल फॉर्म? संयुक्त राष्ट्र मरुस्थलीकरण रोकथाम अभिसमय UNCCD। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1994 में स्थापना हुई थी, प्रभावी 1996 से। पक्षकार देश कौन थे? 197 देश, 196 देश और यूरोपीय संघ। मुख्यालय कहाँ है? वान जर्मनी में है। कहाँ है? मरुस्थलीकरण रोकथाम का जो अभिसमय का मुख्यालय है कहाँ पे है? जर्मनी में, वान शहर में। मुख्य उद्देश्य क्या है? मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण, सूखे से निपटना, भूमि की उत्पादकता को पुनर्स्थापित करना, इसका उद्देश्य है। यह अभिसमय पर्यावरण और विकास दोनों को एक साथ संबोधित करने वाला विश्व का एकमात्र कानूनी रूप से बाध्यकारी ढांचा है। भारत की भूमिका इसमें क्या है? भारत 1994 में UNCCD पर हस्ताक्षर किए और 1996 इसका अनुसमर्थन किया। 2019 में COP14 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी भारत ने ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में की। 2019 में भारत इसकी मेजबानी भी कर चुका है। अगला है कपास क्रांति मिशन 2025। किसने शुरू किया? केंद्र सरकार द्वारा शुरू किया गया। 600 करोड़ की लागत से कपास क्रांति मिशन शुरू किया। कब? 20 अक्टूबर 2025 को। मिशन का उद्देश्य क्या है? इस मिशन का लक्ष्य महाराष्ट्र में सफल उच्च घनत्व वृक्षारोपण पद्धति को तेलंगाना में दोहराना। जो महाराष्ट्र में सफल उच्च वृक्षारोपण हुआ उसी पद्धति को क्या करना? तेलंगाना में दोहराया जाएगा। बजट प्रावधान, मिशन के तहत कुल 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है। उच्च घनत्व वृक्षारोपण पद्धति, यह तकनीक पारंपरिक पद्धति की तुलना में पौधों को अधिक घनत्व में लगाने पर आधारित है। इससे प्रति इकाई क्षेत्र में पौधों की संख्या बढ़ती है, संसाधनों का बेहतर उपयोग होता है और उत्पादन में उल्लेखनीय वृद्धि होती है। कपास निगम की भूमिका, भारतीय कपास निगम किसानों से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सीधे कपास खरीदती है। यह किसानों को उचित पारिश्रमिक दिलाने, कपास की कीमत स्थिर रखने और देश के लिए बफर स्टॉक बनाए रखने में सहायक है। अगला करंट अफेयर है, इंपॉर्टेंट है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और स्वावलंबन दाल मिशन 2025। 18 अक्टूबर 2025 को केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दो प्रमुख कृषि पहलों प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना और स्वावलंबन दाल मिशन का शुभारंभ किया। उप योजनाओं का एकीकरण, इस योजना में 11 मंत्रालयों की 36 उप योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। इसे जुलाई 2025 में स्वीकृत किया गया और अक्टूबर 2025 में लागू किया गया। अवधि और बजट, यह योजना 6 वर्षों तक चलेगी और इसके
लिए प्रतिवर्ष 24,000 करोड़ का बजट निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? अवसंरचना, तकनीकी और किसानों की आय में वृद्धि करना। उद्देश्य जरूर याद रखिएगा। स्वावलंबन दाल मिशन का क्षेत्रफल व उत्पादन लक्ष्य। इस मिशन का लक्ष्य दाल क्षेत्रफल को 275 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 310 लाख हेक्टेयर करना है। उत्पादन को 242 लाख टन से बढ़ाकर 350 लाख टन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। कार्यान्वित रणनीति। जिला स्तरीय क्लस्टर बनाए जाएंगे और राज्य से इनके प्रबंधन के सहयोग लिया जाएगा। 11 मंत्रालयों और नीति आयोग के साथ समन्वय बैठकें होंगी ताकि लाभ सीधे किसानों तक पहुंच सके। अगला है बांस परियोजना। तेलंगाना के आदिलाबाद जिले में बांस परियोजना किस राज्य की है? तेलंगाना की। मुल्ला गुट्टा 2 गांव में कोलम आदिवासी समुदाय की सहायता के लिए एक प्रायोगिक बांस रोपण परियोजना शुरू की गई है। उद्देश्य क्या है? ग्रीन इंडिया चैलेंज के अंतर्गत आने वाली इस पहल का उद्देश्य आजीविका बहाल करना और पर्यावरण क्षरण से निपटना निपटना यह विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह नामक कोलम जनजात द्वारा सामना की जा रही बांस की कमी को दूर करता है। ग्रीन इंडिया चैलेंज एक राष्ट्रव्यापी पर्यावरण कार्यक्रम है। इसका उद्देश्य पूरे भारत में वनीकरण, सतत प्रथाओं को बढ़ावा देना, यह जलवायु परिवर्तन से निपटने और जैव विविधता को बढ़ाने के लिए वृक्षारोपण और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों में नागरिकों और संगठनों को सम्मिलित करता है। कोलम जनजात। कोलम एक आदिवासी समूह है। कहाँ है? तेलंगाना में पाई जाती है। केवल इतना फैक्ट याद रखिएगा, पूछ सकता है एग्जाम में। जो मुख्य रूप से महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में पाया जाता है। कितने देशों में? मुख्य मतलब तेलंगाना में पाया जाता है ज्यादातर, लेकिन ये महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है। विशेष रूप से अगर एग्जाम में पूछेगा कोलम जनजात पाया जाता है तो इन चारों राज्यों में से कोई एक ही राज्य आपको ऑप्शन में दे देगा, बाकी 3 राज्य अलग राज्य अलग देगा। इसमें कमजोर आदिवासी समूह के रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका समाज पितृवंशीय है। कैसे समाज के लोग हैं? पितृवंशीय हैं और इनके पारंपरिक व्यवसाय कृषि और वन कार्य है। कोलम लोग द्रविड़ भाषा कोलामी बोलते हैं और सांस्कृतिक रूप से गोंड जनजात के समान है, गोंड जनजात के ही समान है। बांस रोपण परियोजना। मुल्ला गुट्टा 2 गांव में बांस रोपण परियोजना स्थानीय परोपकारी टेकाम राव जी पटेल द्वारा दान की गई 5 एकड़ जमीन पर चल रही है। इस पहल का उद्देश्य कोलम जनजातियों के लिए अस्थायी बांस आपूर्ति का निर्माण करना, पारंपरिक शिल्पकला को पुनर्जीवित करना और समुदाय की आर्थिक क्षमता को बढ़ाना है। अगला है भारत का स्वर्ण भंडार 100 मिलियन डॉलर के पार हो गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नवीनतम विदेशी विनिमय भंडार के डेटा के अनुसार स्वर्ण भंडार कितना हो गया है? 100 बिलियन डॉलर पार कर गया है। 10 अक्टूबर 2025 को आरबीआई के पास सोने का कुल मूल्य 102.365 बिलियन डॉलर दर्ज किया गया। कुल भंडार की स्थिति इस समय क्या है? कुल विदेशी मुद्रा भंडार 2.18 बिलियन घटकर इतना घटा है और कितना रह गया है? 697.784 बिलियन रह गया है। जो विदेशी मुद्रा भंडार हमारा है तो कितना है समय? 697 बिलियन डॉलर। स्वर्ण का हिस्सा क्या है? भारत के कुल विदेशी भंडार में सोने का हिस्सा 14.7% है, जो 1996-97 के बाद सबसे अधिक है। वर्तमान में सोना बहुत महंगा होता जा रहा है। भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के घटक कौन कौन से हैं? विदेशी मुद्रा संपत्तियां अमेरिकी डॉलर, यूरो, पाउंड स्टर्लिंग, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और जापानी येन में रखी जाती है। स्वर्ण भंडार आरबीआई द्वारा देश और विदेश में सुरक्षित रखा जाता है। विशेष आहरण अधिकार क्या होता है? एसडीआर 1969 में शुरू आईएमएफ द्वारा निर्मित अंतरराष्ट्रीय आरक्षित संपत्ति है। रिजर्व ट्रेंच पोजीशन आरटीपी आईएमएफ में भारत के कोटे का वह हिस्सा जिसे बिना शर्त निकाला जा सकता है। आरबीआई 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड आरबीआई पीआरआई का गठन किया है। आरबीआई ने देश के भुगतान प्रणालियों की निगरानी के लिए 6 सदस्यीय भुगतान नियामक बोर्ड का गठन किया है। उद्देश्य क्या है इसका? इसका उद्देश्य देश के डिजिटल भुगतान प्रणालियों के नियमन, पर्यवेक्षण और ग्राहक सुरक्षा को मजबूत करना है। अगला है 16वें वित्त आयोग के कार्यकाल में 1 महीने का विस्तार कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 तक
कर दिया है। मतलब वर्तमान समय में जब हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये कार्यकाल बीत चुका होगा। आयोग को अब अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 नवंबर 2025 तक प्रस्तुत करनी है। पुरानी सीमा कब थी? 31 अक्टूबर 2025 तक। मुख्य कार्य, यह 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाले 5 वर्ष की अवधि 26 से 31 के लिए केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व वितरण की सिफारिशें करेगा। अध्यक्षता, 31 दिसंबर 2023 को गठित आयोग की अध्यक्षता डॉक्टर अरविंद पनगड़िया का है। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले अध्यक्ष भी यही रहे हैं। उपाध्यक्ष, अध्यक्ष नहीं सॉरी, उपाध्यक्ष यही रहे हैं। कुछ फैक्ट देखते हैं वित्त आयोग के बारे में। भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 में प्रावधान है कि अर्ध न्यायिक निकाय है। इसका गठन राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष व आवश्यकता अनुसार उससे पहले किया जा सकता है। कौन करता है इसका गठन? राष्ट्रपति करता है वित्त आयोग का गठन। किस अनुच्छेद में? 280 अनुच्छेद में है। और एक अर्ध न्यायिक निकाय है। एग्जाम में देगा तो यही अर्ध न्यायिक निकाय को केवल न्यायिक निकाय कर देगा, या अर्ध सरकारी या कुछ भी कह सकता है, तो आप याद रखिए अर्ध न्यायिक निकाय है। वित्त आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करता है। कौन नियुक्ति करता है? अध्यक्ष उपाध्यक्ष की राष्ट्रपति करता है। पहला वित्त आयोग 1951 में केसी नियोगी थे। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी। कब गठन हुआ था? 1951 में। आगे देखते हैं। भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश। भारत वर्तमान में सौर उत्पादक देश में कौन से स्थान पर है? तीसरे स्थान पर आ गया है। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए ने सभा के 8वें सत्र 27-28 अक्टूबर 2025 के उद्घाटन अवसर पर केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आईएसए के अध्यक्ष प्रहलाद जोशी, आईएसए के अध्यक्ष कौन है? प्रहलाद जोशी द्वारा प्रस्तुत किया गया। भारत 125 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सौर उत्पादक देश बन गया है। गैर जीवाश्म ऊर्जा प्रभुत्व, भारत की कुल स्थापित विद्युत क्षमता में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों का हिस्सा कितना हो गया? 50% से अधिक हो गया है। कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता, अगस्त 2025 के अंत तक भारत ने 192 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा स्थापित की। कितना किया? 192 गीगावाट। वर्ष 2030 तक भारत का लक्ष्य 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता प्राप्त करने का है। दुनिया में सौर ऊर्जा स्थापित करने में नंबर 1 पर कौन सा देश है? चीन नंबर 1 पर है 887 गीगावाट के साथ। अमेरिका दूसरे नंबर पर है 177 गीगावाट के साथ। चीन सभी देशों से देख रहे कितना आगे है? बहुत ज्यादा आगे है। कितना स्थापित कर लिया है? 887। और अमेरिका जो सुपर पावर है वर्तमान में, सबसे बड़ी इकोनॉमी जिसके पास, वो कितना है? 177 गीगावाट। खासकर हम लोग जितना विकासशील देश पर्यावरण के प्रति जागरूक है, उतना विकसित देश पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं है। ये अमेरिका को, ये आप देख सकते हैं 177 गीगावाट जो स्थापित किया सौर ऊर्जा क्षमता, इस आंकड़े से ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना पर्यावरण के प्रति जागरूक देश है। भारत तीसरे स्थान पर आ गया है 125 गीगावाट के साथ। भारत ही अमेरिका के करीब पहुंच रहा है। जापान 96, जापान छोटा सा देश है, इसने 96 गीगावाट स्थापित कर लिया है। फैक्ट देखते हैं अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। स्थापना कब हुआ? 30 नवंबर 2015 को हुआ। पेरिस जलवायु सम्मेलन के दौरान हुआ था ये, कोप 21 को। कोप 21 में भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से इसकी पहल की थी। मुख्यालय कहाँ है? गुड़गांव, हरियाणा, भारत में। दुनिया का पहला अंतरराष्ट्रीय मुख्यालय है जो कहाँ पे स्थित है? भारत के गुड़गांव में, मतलब हरियाणा के गुड़गांव में। सदस्य कितने हैं? 107 देश हैं वर्तमान में। 107वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? मालदोवा बन गया है। अगला देखते हैं। कुल वन क्षेत्र के मामले में भारत विश्व स्तर पर 9वें स्थान पर पहुंच गया है। इंडोनेशिया बाली में संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व के कुल क्षेत्र में 9वें स्थान, वन क्षेत्र में कितने स्थान पर आ गया है? 9वें स्थान पर आ गया है। दुनिया का कुल वन क्षेत्र में 4.14 अरब हेक्टेयर है। आधे से अधिक वन वन क्षेत्र 54% सिर्फ 5 देशों में है। रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और चीन। मतलब आधे से अधिक वन, 54% वन जो है इन्हीं 5 देशों में। कौन कौन से हैं? रूस, ब्राजील, कनाडा, अमेरिका और चीन में है। वन क्षेत्र में वार्षिक वृद्धि, चीन ने सबसे ज्यादा वार्षिक शुद्ध वृद्धि 1.69 मिलियन हेक्टेयर प्रति वर्ष दर्ज की है। चीन ने सबसे ज्यादा वृद्धि की है। भारत इस सूची में तीसरे स्थान पर रहा है, जहां प्रति वर्ष 1.91 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र की वृद्धि दर्ज की गई है। रूसी संघ
9,42,000 हेक्टेयर के साथ दूसरे स्थान पर है। एशिया का योगदान, रिपोर्ट के अनुसार एशिया इकलौता ऐसा क्षेत्र है जहां 1990 से 2025 के बीच वन क्षेत्र में इजाफा दर्ज किया गया है। इसमें चीन और भारत का योगदान सबसे ज्यादा है। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले देश, रूस नंबर 1 पर है, 832 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र है। ब्राजील दूसरे स्थान पर है, 486। कनाडा तीसरे में, 368। अमेरिका चौथे पे, 308। चीन पांचवें पे, 227। और भारत 9वें स्थान पर है, 72 मिलियन हेक्टेयर वन क्षेत्र है। भारत के वनावरण में पिछले 1.22.50% की वृद्धि हुई है। 1 कितना 22.50। 25 सितंबर 2025 को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 रिपोर्ट जारी की गई। यह पर्यावरण लेखांकन से जुड़ा लगातार 8वां संस्करण है, लेकिन वन लेखांकन पर आधारित पहली समर्पित रिपोर्ट है। इस संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली फ्रेमवर्क के आधार पर तैयार किया गया है। भौतिक संपत्ति लेख क्या है? वनावरण वृद्धि इस अवधि में देश के वन क्षेत्र में 17,444.61 वर्ग किलोमीटर, 22.50 2000 कब से 2010-11 से लेकर 2021-22 तक, मतलब 1 दशक में। कुल वन क्षेत्र, अब देश के कुल वन क्षेत्र 7.15 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो भारत के भौगोलिक क्षेत्र का 21.76% है। कुल वन क्षेत्र कितना, ये आंकड़ा याद रखिएगा, पूछेगा एग्जाम में, ये प्रतिशत वाला जरूर याद रखिए, यही पूछेगा। भारत के भौगोलिक क्षेत्र का वन क्षेत्र कितना है? 21.76। सर्वाधिक वनावरण बढ़ोतरी राज्य केरल सबसे ज्यादा किया, फिर कर्नाटक, फिर तमिलनाडु। रिकॉर्ड फॉरेस्ट एरिया, भारत के सबसे अधिक वृद्धि वाले राज्य उत्तराखंड, उड़ीसा और झारखंड हैं। आगे हैं, भारत में जंगली हाथियों की आबादी 8 वर्षों में लगभग 25% घट गई। कितनी घट गई? 25%। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के प्रोजेक्ट एलिफेंटा कब आया था? 1992 में। भारतीय वन्यजीव संस्थान ने भारत की पहली डीएनए आधारित हाथी जनगणना सिंक्रोनस ऑल इंडिया एलिफेंट एस्टिमेशन जारी किया। कुल अनुमानित भारत में एशियाई हाथियों की अनुमानित संख्या 22,446 है। यह संख्या 2017 के 29,964 के अनुमान से कम है, जो लगभग 8 वर्षों में 25% कम को दर्शाती है। यह संख्या वैश्विक एशियाई हाथी आबादी का लगभग 60% है। मतलब वैश्विक एशियाई हाथी आबादी का लगभग कितना प्रतिशत? 60%। कर्नाटक में सबसे ज्यादा हाथी 6,013, असम में 4,159, तमिलनाडु में 3,136, केरल में 2,785 और उत्तराखंड में 1,792 और उड़ीसा में 912। एशियाई हाथी प्रमुख तत्व, वैज्ञानिक नाम क्या है? एलिफस मैक्सिमस। इसे एक कीस्टोन प्रजाति माना जाता है। हाथियों का सामाजिक ढांचा मात्र सत्तात्मक होता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा गया है, सामाजिक ढांचा कैसा होता है? मात्र सत्तात्मक होता है। अनुभवी मादा नेतृत्व करती है। जो मेल हाथी होता है वो नेतृत्व नहीं करता झुंड का, कौन करता है? मादा हाथी करती है। इनके पास 22 माह की गर्भावधि होती है और स्तनधारियों में सबसे लंबी है। संरक्षण इसके आईयूसीएन रेड लिस्ट, लुप्तप्राय। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सूची 1 में सम्मिलित है। CITES परिशिष्ट 1 में सम्मिलित है। प्रमुख संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट एलिफेंटा कब आया था? 1992 में आया था। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा स्थिति एम्बर रिपोर्ट, क्या है एम्बर रिपोर्ट? ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत 2025 में पहली छमाही में सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन में रिकॉर्ड स्तर हासिल किया है। इस दौरान बिजली क्षेत्र में होने वाली कार्बन उत्सर्जन 24 मिलियन टन की कमी दर्ज की गई है। एम्बर का जो रिपोर्ट आया है, क्या है इसमें? सौर उत्पादक वृद्धि 17 टेरावाट घंटे की वृद्धि 2024 की तुलना में 25% की वृद्धि। पवन उत्पादन में 11 टेरावाट की वृद्धि हुई है 2024 की तुलना में 29% की वृद्धि। कुल बिजली उत्पादन में सौर ऊर्जा की हिस्सेदारी 9.2% 2024 में
7.4% था, वर्तमान 2025 में 9.2%। अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? राजस्थान। सौर उत्पादन में अग्रणी कौन सा है? राजस्थान। कुल बिजली उत्पादन में पवन ऊर्जा की हिस्सेदारी 5.1% के साथ 2024 में 4% था। अग्रणी राज्य कौन सा है? गुजरात। पवन ऊर्जा में अग्रणी राज्य गुजरात है और सौर ऊर्जा में राजस्थान है। CO2 उत्सर्जन में कमी, स्वच्छ कार ऊर्जा में 24 मिलियन टन CO2 उत्सर्जन में कमी आई है। शीर्ष नवीकरणीय ऊर्जा, अगर क्रम पूछे राज्यों का क्रम, तो सबसे नंबर 1 पर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। राज्यों का क्रम जरूर याद रखिएगा। सबसे ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा राजस्थान से, फिर गुजरात से, फिर तमिलनाडु से, फिर महाराष्ट्र से। प्रमुख नीति राष्ट्रीय सौर मिशन कब आया था? 2010 में। राष्ट्रीय सौर मिशन कब आया था? 2010 में आया था। राष्ट्रीय लक्ष्य 2030 तक 500 गीगावाट जीवाश्म ऊर्जा क्षमता स्थापित करना है। भारत की वैश्विक रैंक, स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में विश्व स्तर पर चौथा स्थान है। चीन, अमेरिका, ब्राजील के बाद भारत चौथे स्थान पर है। ध्यान रखिएगा कि नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में जब पूछेगा तो भारत चौथे स्थान पर है। चीन, अमेरिका, ब्राजील के बाद चौथे स्थान पर। लेकिन अगर केवल सौर ऊर्जा की बात करेगा तो सौर ऊर्जा में भारत, चीन, अमेरिका, उसके बाद भारत, फिर जापान। मतलब सौर ऊर्जा में तीसरे स्थान पर और नवीकरणीय ऊर्जा में कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। आगे हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिल गया है। किसको मिला है? HCL को, HSL को हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड को मिनी रत्न का दर्जा मिल गया है। सीधा एग्जाम में पूछेगा कौन सी कंपनी को हाल ही में HSL कंपनी है मिनी रत्न का दर्जा मिला है, इसको हाल ही में इसी को मिला है। हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड स्थापना 1941 में हुआ है। मुख्यालय कहाँ है? कोच्चि, केरल में। स्वामित्व भारत सरकार रक्षा मंत्रालय की पूर्ण स्वामित्व वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। मुख्य कार्य वाणिज्यिक और नौसेना के जहाजों का निर्माण और मरम्मत करना है। ई नाम विस्तार व्यापार के लिए 9 नई वस्तुएं जोड़ी गई। अक्टूबर 2025 में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म के दायरे का विस्तार करते हुए 9 कृषि वस्तुओं को व्यापार के लिए शामिल किया है। ई नाम क्या है? एग्जाम में सीधा केवल यही पूछ लेता है कि ई नाम है क्या? तो क्या है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से संबंधित है, मतलब कृषि से संबंधित है, जो जिससे हम वस्तुओं को बेच सकते हैं। नई वस्तुएं कौन कौन सी जोड़ी गई हैं? ग्रीन टी, चाय, अश्वगंधा, सूखी जड़ें, सरसों का तेल, लेवेंडर ऑयल, मेथी ऑयल, वर्जिन ऑयल, ओलिव ऑयल, लेवेंडर, सूखे फूल और ब्रोकन राइस। उद्देश्य क्या है? इस विस्तार का मुख्य उद्देश्य किसानों, व्यापारियों और खरीदारों के लिए बाजार के अवसरों का विस्तार करना, गुणवत्ता आधारित मूल्य निर्धारण को बढ़ावा देना और एक पारदर्शी डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म प्रदान करना। आगे देखते हैं राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम क्या है? ई नाम एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग पोर्टल है। लॉन्च 2016 में इसे ई नाम को लॉन्च किया गया था। पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित होता है। उद्देश्य क्या है इसका? कृषि व्यापार को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाना और किसानों के लिए मूल्य पारदर्शी सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। कार्यान्वयन एजेंसी लघु कृषि कृषक कृषि व्यापार संघ इसका क्रियान्वयन करती है। पूछ सकता है कि कौन सी एजेंसी इसको चलाती है? तो लघु कृषक कृषि व्यापार संघ कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। किसके अधीन है? कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अधीन है। लाभार्थी किसान, मंडियां, व्यापारी, खरीदार, प्रसंस्करणकर्ता और निर्यातक इससे लाभ ले सकते हैं। गिफ्ट सिटी किसको कहा जाता है? गांधीनगर को कहा जाता है। विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का शुभारंभ किया गया है। 7 अक्टूबर 2025 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गिफ्ट सिटी में विदेशी मुद्रा निपटान प्रणाली का शुभारंभ किया है। उद्देश्य क्या है? IFC बैंकिंग यूनिट्स IBUS के बीच विदेशी मुद्रा लेनदेन को पारंपरिक कोरेस्पोंडेंट बैंकिंग रूट के बजाय स्थानीय रूप से निपटाने में सक्षम बनाना। यह प्रणाली प्रारंभ में केवल अमेरिकी डॉलर में किए गए लेन-देन का निपटान करेगी। FCSS प्रणाली अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण द्वारा भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत अधिकृत है। गिफ्ट सिटी के बारे में, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी गांधीनगर गुजरात में स्थित है। कहाँ है? गांधीनगर गुजरात में। इसमें एक बहुसेवा विशेष आर्थिक क्षेत्र शामिल है, जिसमें 2020 में स्थापित भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र और एक विशेष घरेलू टैरिफ क्षेत्र है। DRDO SECI के बीच 300 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट समझौता हुआ है।
रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ और सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड ने एक ऐतिहासिक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है, जिसके तहत देश भर में स्थित डीआरडीओ प्रतिष्ठानों में 300 मेगावाट क्षमता और सौर आधारित नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित की जाएंगी। लक्ष्य क्या है? इस पहल का मुख्य उद्देश्य 2027 तक रक्षा प्रतिष्ठानों को ऊर्जा तटस्थ और नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन वाला बनाना है। महत्व: यह कदम आत्मनिर्भर भारत और हरित भारत मिशन के साथ साथ भारत के राष्ट्रीय नेट जीरो 2027 लक्ष्य को भी समर्थन करता है। डीआरडीओ भारत का प्रमुख रक्षा शोध और विकास संगठन है। स्थापना 1958 में भारत सरकार द्वारा। मुख्यालय नई दिल्ली में है डीआरडीओ का। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर समीर बी कामत इसके अध्यक्ष हैं। आगे देखते हैं। SECL द्वारा पहली महिला संचालित स्टोर यूनिट। पहला जो होता है जरूर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। 5 अक्टूबर 2025 को कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड के ने कोरबा छत्तीसगढ़, कोरबा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में पहली महिला संचालित सेंट्रल स्टोर यूनिट लॉन्च की। इस पहल का लक्ष्य क्या है? कोयला क्षेत्र में लैंगिक समानता को बढ़ाना। कोयला क्षेत्र में कोरबा किस लिए प्रसिद्ध है? कोयला के लिए प्रसिद्ध है। लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं के नेतृत्व और भागीदारी को मजबूत करना, जो पारंपरिक रूप से पुरुष प्रधान क्षेत्र रहा है। तो आशा करता हूँ करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आने वाले सभी एग्जाम लेखपाल, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, जो एडीओ का पेपर होने वाला है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। तो चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, शेयर कर दिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। धन्यवाद।